मधु अपने माँ बाप से तंग आकर अपने आशिक के साथ घर से भाग गई तो वो लड़का उसे एक कोठे पर बेच आया। मगर वहां एक औरत ने उसे कहा कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी करोगी तो मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगी और तुम इज्जत से जी सकोगी। मधु ने हामी भर ली और उस औरत के साथ उसके घर आ गई। वो बहुत खुश थी कि वो एक इज्जतदार घराने की बहू बनने वाली है। मगर पहली ही रात उसने अपने पति को देखा तो पांव तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो मधु आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज वो एक आलीशान महल की मालकिन जो बन चुकी थी। बचपन से उसका जो ख्वाब था वो आज पूरा हो चुका था और अब वो सर उठाकर जी सकती थी। अब कोई उसे हीनता भरी नजरों से भी नहीं देखेगा। आज वो इस घर के इकलौते वारिस की पत्नी थी और अब उसे यहां राज करना था। एक बार फिर मधु का सर गुरूर से तन गया था। आज फिर वो घमंड से तन चुकी थी कि चलो अच्छा ही हुआ इस वक्त वो अपने गरीब माँ बाप से दूर थी, वरना वो यहां तक ना पहुंच पाती। तभी उसकी सास ने कहा कि जाओ अपने कमरे में जाओ, वहां आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मगर जैसे ही मधु कमरे में दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा था। सामने उसका पति बैठा था और वो, अरे लीलो माँ, तेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। ये तेरी ही बेटी है ना? कहीं से तूने चुराई तो नहीं है? मालती की बात सुनकर लीलो ने कहा, अरे तेरे मुंह में भर भर के मिट्टी, ये कैसी बातें करती है तू? ये मेरी अपनी ही बेटी है। लीलो माँ ने इतराते हुए कहा। पास खड़ी 12 साल की मधु बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी। अगरचे वो 12 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग 20 साल की जवान लड़कियों जैसा था। उसमें कोई शक न था कि मधुबाला की हसीन थी। वो अपने माँ बाप के साथ जिस इलाके में रहती थी वहां रहने वाले सभी लोगों का संबंध नीची जाति से था। कोई औरत किसी के घर में दाई का काम करती थी और कोई औरत बर्तन मांजती थी, कोई झाड़ू पोछा करती थी तो कोई सड़कों पर अपने सर पर टोकरा उठाए चूड़ियां बेचती थी। यूं समझो कि उस इलाके में हर तरह का काम करने वाली औरत पाई जाती थी। हाँ, लेकिन मर्दों का काम तकरीबन मिलता जुलता ही था। मधु का बाप कूड़ा चुनने वाला था, जबकि उस इलाके के बाकी मर्द भी कूड़ा ही चुनते थे और इसके अलावा कबाड़े की दुकानों पर काम करते थे। यही उनकी जिंदगी की हकीकत थी और वो इसमें बहुत खुश थे। सब मिलकर एक खानदान की तरह रहते थे। जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर रही थी। मधु जो कि अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी, वो जब से पैदा हुई थी हर कोई उसे देखकर यही कहता था कि वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसकी शक्ल न तो लीलो से मिलती थी और न ही उसके बाप मोहनदास से। वो न जाने किस पर चली गई थी। उसको देखकर परियों के जैसा गुमान होता था। सफेद रंगत, कांच जैसी भूरी आंखें, तीखे नैन नक्श। पहली बार देखने वाला अपनी नजर पलटना ही भूल जाता था। लेकिन ये मधु की किस्मत थी जो उसे इतने गरीब और निचले तबके में ऊपर वाले ने पैदा कर दिया था। मधु को शुरू से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वहां इनकी झोपड़ियों में हर हफ्ते एक पढ़ाई लिखाई का कैंप लगता था, जहां यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट वहां के बच्चों को मुफ्त पढ़ा दिया करते थे। मधु की मां ने जब उसके अंदर पढ़ने लिखने की चाहत देखी तो उसने मधु को भी उस कैंप में भेजना शुरू कर दिया। मधु बला की होशियार थी। वहां जाते ही उसने बाकी सब बच्चों को पीछे छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो उसके टीचर थे, उसकी होशियारी पर उससे बहुत खुश थे। उसकी टीचर मीरा का कहना था कि अगर मधु पर थोड़ी मेहनत की जाए तो ये लड़की बहुत नाम कमा सकती है। उसने इस बात का इजहार मधु के माँ बाप से भी किया था, लेकिन मधु के माँ बाप का कहना था कि हम गरीब लोग हैं, हम लोगों की रोजी रोटी यही है, हमने यही रहना है, तो आखिर हम इसको इतना पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कैसे बना सकते हैं, जबकि आप जानती हैं कि हमारा तो रोज का गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से होता है। मधु के माँ बाप की ये बात सुनकर उसकी टीचर मीरा ने कहा कि वो इस मामले में उनकी मदद कर सकती है अगर वो चाहे तो, जिस पर मधु के माँ बाप ने सोचने का कुछ वक्त लिया और 3 दिन के बाद उसको जाकर इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हम गरीब लोग हैं, हम लोग अपने इतने ही पांव फैलाना जानते हैं जितनी हमारी चादर है। मेहरबानी करे हमें इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब ना दिखाए कि हम अपनी औकात ही भूल जाएं। मधु के बाप ने हाथ जोड़ते हुए 2 टूक अंदाज में कहा था
इसके अलावा भी टीचर मीरा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग अपनी बात पर अड़ चुके थे। मधु को जब इस बात का पता चला तो उसने खूब वावेला मचाया और 3 दिन तक कुछ न खाया। मधु के माँ बाप उसकी इस हरकत से तंग आ गए थे और आखिरकार उन्होंने अपने घुटने टेकते हुए उसे कह डाला कि अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसे खुद करना होगा, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। माँ बाप की इजाजत का मिलना था कि मधु की बाँछें खिल गई। वो अच्छे से जानती थी कि अपना काम उसे किस तरह से निकलवाना है। यही वजह थी कि उसने अगले ही दिन पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाई के खर्चे पूरे ना करने का बता दिया था, तो इस पर मधु ने कुछ यूं किया कि अपने ही इलाके कुछ ऐसे लड़के जो कमाने में इनसे बेहतर थे, उसने उनसे दोस्ती कर ली और फिर उन्हीं से अपनी किताबें और जरूरत की चीजें मंगवाने लगी। वो लड़के इस बात से खुश थे कि मधु उनसे बात कर रही है, जबकि मधु अक्सर उनकी बेवकूफ़ी पर हंसती थी। जब ये बात पूरे इलाके से गर्दिश करती हुई मधु के माँ बाप के कानों में पहुंची तो उन्होंने मधु से सख्ती से पूछताछ की। इस पर मधु ने कहा कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था, क्योंकि मैं तो अभी कमा नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा कि इनसे दोस्ती करके मैं अपने पढ़ाई के खर्चे पूरे करूं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। मैंने इनसे दोस्ती की, इन्होंने किताबों का खर्च उठा लिया, इसलिए अब आप भी इन बातों को भूल जाएं और मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। मधु ने बहुत बदतमीजी करते हुए 2 टूक अंदाज में अपने माँ बाप को कहा था। उसकी बात सुनकर उसका बाप सर पकड़कर बैठ गया, जबकि माँ अपना सीना पीटती रह गई कि आखिर इसकी बेटी किस तरफ जा रही है। ज्यों-ज्यों मधु बड़ी होती जा रही थी, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। उन्हीं दिनों की बात है जब मधु ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था और अब वो खुद उन्हीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ मिलकर इस इलाके के दूसरे छोटे बच्चों को पढ़ाने जाती थी, जिसका फायदा इसे ये होता था कि अब इसे किसी लड़के से दोस्ती ना करनी पड़ती थी, बल्कि यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ही इसे इतने पैसे दे देते थे कि वो अपनी जरूरतें बामुश्किल ही सही लेकिन पूरी कर सके। मधु एक दिन अपने रास्ते से जा रही थी जब उसने देखा कि एक लड़का उसका पीछा करने लगा है। पहले पहल तो उसने उसको वहम समझा, लेकिन काफी देर तक जब वो ऐसे ही उसके पीछे आता रहा तो मधु एकदम से रुक गई और पलटकर उससे पूछने लगी कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? मधु ने सख्त अंदाज में उस लड़के को दहाड़ते हुए कहा, जिस पर उस लड़के ने हंसते हुए अपने और मधु के बीच फासला तय किया और बिल्कुल मधु के करीब सामने जा खड़ा हुआ और कहने लगा कि ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानती। उसकी बात सुनकर मधु ने कहा कि बहुत देखे हैं मैंने तुम जैसे छिछोरे, इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा मेरे पीछे मत आना, नहीं तो इतना पिटोगे कि अपनी पहचान ही भूल जाओगे। मधु ने उंगली उठाकर उसे धमकी भरे अंदाज में कहा और वापस अपने रास्ते की तरफ चल पड़ी। अब तकरीबन ये रोज ही होने लगा था। वह लड़का रोज ही उसका पीछा करता, मधु उसको धमकी देती और चल पड़ती। यह सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा, जब एक दिन उस लड़के ने बिल्कुल सामने जाकर मधु से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसके इजहार मोहब्बत पर मधु हैरान रह गई थी। उसे उसकी जरूरत पर अभी तक यकीन ना आ रहा था। यही वजह थी कि मधु ने उसे कोई जवाब ना दिया था और घर वापस आ गई थी। इसके बाद वो लड़का मधु को तरह तरह के कीमती तोहफे देने लगा था। मधु जो बचपन से ही अमीर बनना चाहती थी, उसने जब इतने महंगे परफ्यूम, घड़ी, कपड़े, जूते देखे तो उसकी आंखें चुंदिया सी गई थी और वो गुरूर जो हर वक्त मधु की नाक पर रहता था वो कहीं दूर जा सोया था। मधु ने बिना देर किए उस लड़के को हाँ कर दी थी। अब तकरीबन वो रोज मिलने लगे थे। वो लड़का अपने जाहिरी हुलिये से एक आम से घराने का लगता था, लेकिन उसके तोहफे बहुत महंगे होते थे और उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी देखकर मधु की अकल पर जैसे पर्दा पड़ गया था और वो उसके जाहिर में इस कदर डूब गई कि उसे मालूम ही ना चल सका कि वो अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला कर चुकी है। मधु के माँ बाप को जब इस मामले की खबर मिली तो उन्होंने मधु पर सख्ती की, जिस पर मधु ने कहा कि अब वो 20 साल की हो चुकी है, इसलिए वो अपने फैसले खुद कर सकती है। दूसरी बात कि वो उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अगर उसके माँ बाप ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो अपनी जान दे देगी। मधु की धमकी सुनकर उसके माँ बाप अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। मधु की माँ ने बार बार उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मधु अपनी जिद पर अड़ चुकी थी। आखिर एक दिन मधु की माँ ने हार थक कर उसे कह दिया था कि तुम हमें इतना सताती हो, भगवान करे कि तुम्हें पता चल जाए
कि आखिर माँ बाप को सताना कहते किसे हैं। तुम जिंदगी का वो रूप देखो जिससे तुम्हें हमारी कदर कीमत का एहसास हो जाए। मधु की माँ ये कहकर उसके पास से उठकर खड़ी हो गई। मधु अपनी माँ की ये बात सुनकर एकदम से गुस्से में आ गई और कहने लगी, इससे ज्यादा और मेरी जिंदगी में बुरा क्या होगा कि मेरे माता पिता तुम जैसे लोग हो जो ना सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और ना ही मेरी, और बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं जैसे मुझे महलों में रखा हो। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहीं भी नहीं रहूंगी। ये तुम लोगों की भूल है। मैं तुम लोगों को इस दुनिया में सर उठाकर इज्जतदार तरीके से जी कर दिखाऊंगी। मधु ने बहुत मगरूर लहजे में कहा था। उसकी माँ उसकी बात सुनकर आंसू बहाने लगी थी। जो भी हो, एक औरत को उसका पति या इर्द गिर्द के लोग नहीं तोड़ते, बल्कि उस औरत का घमंड, उस औरत का मान उसकी अपनी औलाद तोड़ती है। आज मधु ने भी अपनी माँ का वो घमंड और गुरूर तोड़ दिया था, लेकिन मधु नहीं जानती थी कि जिस घमंड को उसने इतने घमंड से तोड़ा है, ईश्वर को वो घमंड पसंद ही नहीं है। बहुत जल्द कुदरत उससे सारे हिसाब चुकता करने वाली थी, जिससे मधु बिल्कुल बेखबर थी। मधु ने अगले दिन जाकर सारी बात उस लड़के को बता दी और साफ शब्दों में कह दिया कि उसके साथ जाना चाहती है। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि तुम अपना जरूरी सामान ले आओ और आज शाम ही मेरे साथ चली आना। मधु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और शाम तक अपनी सारी तैयारी करके अपने माँ बाप पर एक उचकती निगाह डालती हुई घर से बाहर निकल गई। उसके माँ बाप ने भी उसे रोकने की कोशिश न की। मधु वक्त पर उस लड़के के पास जा पहुंची। उस लड़के ने कुछ देर उसे इधर उधर घुमाया और तकरीबन रात के 12 बजे वो उसे लिए सुनसान रास्तों की तरफ चल पड़ा। मधु ने जब उससे इस बारे में पूछने की कोशिश की तो कहने लगा कि मेरे पास घर नहीं है, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर लेकर जा रहा हूं, तुम बेफिक्र रहो। उसकी बात सुनकर मधु खामोश हो गई। इतने में उस लड़के ने जूस की एक बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। मधु ने उसे मुस्कुराकर थाम लिया और जूस पीने लगी। जैसे जैसे वो जूस पी रही थी उसका सर भारी हो रहा था और एक वक्त आया कि वो जूस की बोतल उसके हाथ से गिर गई और वो दुनियादारी से बेखबर हो गई। उस लड़के ने जल्दी से गाड़ी एक तरफ रोकी और फोन निकालकर किसी को फोन करने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद 2 लोग आए। उस लड़के को एक लिफाफा दिया और मधु को गाड़ी से निकालकर अनजानी गलियों में गायब हो गए। लड़का उनके जाने के बाद उस लिफाफे को खोलकर देखने लगा, जिसमें एक मोटी रकम थी। लड़के ने पैसों को चूमते हुए अपनी जेब में डाला और गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया। मधु को वो लोग एक कोठे के पिछले दरवाजे से लेकर कोठे में दाखिल हो गए थे और एक कमरे में जाकर लेटा दिया था। मधु अभी तक होश में न थी, इसलिए किसी ने उसकी निगरानी ना की थी। मधु को जब आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा तो उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। इसके अलावा कुछ अजीब सी आवाजें भी उसके दिमाग से टकरा रही थी। मधु ने अपना सर झटकना शुरू किया और इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करने लगी। तो ये देखकर वो एकदम से उठ बैठी कि इस वक्त वो किसी घर में नहीं बल्कि एक कोठे के कमरे में मौजूद थी। बाहर से घुंघरुओं की आवाजें आ रही थी। मधु एकदम से खौफजदा हो गई थी। उसे अब पछतावा होने लगा था। उसने जल्दी से उठकर कमरे के दरवाजे चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश बेसुध रही। सारे खिड़कियां दरवाजे बंद थे, लेकिन एक सामने का दरवाजा खुला था। मधु ने डरते डरते उससे बाहर झांका तो ये एक गैलरी का रास्ता था। मधु ने उस कमरे से निकलकर जैसे ही बाहर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया तो पीछे से उसे एक औरत ने पकड़ लिया और कहने लगी, ए लड़की, तू कहां जा रही है? उसकी बात सुनकर मधु डर गई और अचानक ही उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। उसकी मिन्नतें करके रोने लगी कि वो ऐसी लड़की नहीं है, भगवान के लिए मुझे यहां से जाने दो। वो औरत कुछ देर के लिए मधु को यूं ही घूरती रही, फिर अचानक से उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए एक दूसरे कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही उस औरत ने दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी, बताओ कहां से आई हो? मधु ने हिचकियां लेते हुए अपनी सारी कहानी उसको सुना डाली। औरत कुछ देर खामोशी से उसको देखती रही और कहने लगी, ये जगह तुम जैसों के लिए नर्क है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हारी बोली लगाने पर बाई अम्मा कोई रहम नहीं करेगी, इसलिए बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ। मधु उसकी बात सुनकर अपने आंसू पोंछकर जल्दी से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, प्लीज आप मेरी इतनी मदद कर दें कि मैं यहां से किसी तरह निकल जाऊं।
मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। उसकी बात सुनकर वो औरत धीमे से मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें अभी यहां से निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मधु उसकी बात सुनकर ठिठक गई और पूछने लगी, बताएं, मुझे आपकी क्या शर्त माननी पड़ेगी? जिस पर वो औरत कहने लगी कि तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर मधु कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई और कहने लगी कि आप तो शक्ल से अच्छी औरत मालूम होती हैं, फिर आप इतनी गंदी जगह पर क्या कर रही हैं? जिस पर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं एक लड़की की तलाश में थी जिससे मैं अपने बेटे की शादी कर सकूं। मैं उस लड़की को हर चीज दूंगी, लेकिन उसे इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि वो मेरे बेटे का हर हाल में ख्याल रखेगी। उस औरत की बात सुनकर मधु ने सोचा कि ये घाटे का सौदा नहीं है, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी बात सुनकर वो औरत मुस्कुराई और उसी कमरे में मौजूद एक बड़ी सी खिड़की खोलकर उसे कहने लगी कि तुम यहां से बाहर की तरफ कूद जाओ। मधु ने जब देखा तो उसे ये ऊंचाई बहुत तो ज्यादा मालूम हुई। जब उसने कूदने से इनकार किया तो उस औरत ने उसे कहा कि यही तुम्हारे पास एक आखिरी रास्ता है, तुम्हें कुछ चोटें लगेंगी, लेकिन तुम सारी जिंदगी के लिए इस दलदल से बाहर निकल जाओगी। मधु ने उसकी बात सुनकर ऊपर वाले का नाम लिया और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। मधु को बहुत सी चोटें आई थी इस तरह गिरने पर, लेकिन वो अपने उस जख्मी वजूद को लिए एक कोने में जाकर बैठ गई और उस औरत के आने का इंतजार करने लगी। वो औरत तकरीबन 1 घंटे के बाद उसके पास आई और इसे लिए अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ी। उस औरत ने बाहर निकलते ही उसे चादर दी थी जिसे मधु अपने ऊपर ओढ़ चुकी थी। तकरीबन पौने घंटे के सफर के बाद मधु एक आलीशान घर के सामने जा खड़ी हुई थी, जिसे देखकर मधु का मुंह खुले का खुला रह गया था। ऐसा घर वो अक्सर अपने ख्वाबों में देखा करती थी। इसके माँ बाप ने इसका नाम मधु रखा था और वो खुद को भी ऐसे ही घरों की मधुबाला महसूस करती थी, लेकिन कभी उसने ये ना सोचा था कि उसके ये ख्वाब पूरे होंगे। मधु की हैरत को भांपते हुए उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे हैरत से क्या देख रही हो? ये घर अब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम अपने वादे पर डटी रही। उसकी बात सुनकर मधु ने फौरन से सर हाँ में हिला दिया और कहने लगी, मैं अपने वादे पर कायम हूं, आप बताएं कि शादी कब करनी है? उसकी बात सुनकर उसने कहा कि अभी और इसी वक्त। मैं वहां से निकलने से पहले ही पंडित जी को बुला चुकी हूं, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मधु हैरान तो बहुत हुई लेकिन खामोश रही। वो उसके साथ में चलती हुई घर के टीवी लाउंज में पहुंची जहां कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। उनको देखते ही उस औरत ने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहने लगी कि पंडित जी मंत्र शुरू करें। शादी की रस्म और वहां से लोगों के जाने में तकरीबन 1 घंटा लग चुका था। 1 घंटे के बाद जब वो उन सब से फारिग होकर मधु की तरफ आई तो उसने उसे उसके बेटे के कमरे में पहुंचा दिया और कहने लगी कि अब यहां तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम आखिर मेरे एहसान को उतार सकती हो या नहीं। मधु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और कहने लगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि वो जिसकी पत्नी बनी है वो लड़का बेड पर बैठा बच्चों की ड्राइंग कर रहा है। मधु मुस्कुराती हुई खुद ही उसके पास जा बैठी और उससे बातें करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लड़का अजीब हरकतें कर रहा था। मधु ने जब उसके हाथ पर हाथ रखा तो अचानक उसने मधु का हाथ झटका और अपने कलर्स और ड्राइंग बुक लेकर दराज में रखने लगा और मधु से कहने लगा कि तुम मेरी चीजें चोरी करने आई थी ना, मैं जानता हूं तुम चोर हो, इसलिए पीछे हो जाओ, मुझे और मेरी चीजों को भी हाथ मत लगाना। मधु उसके रवैये पर बहुत हैरान थी। उसे अब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन उसने अपने इस ख्याल को झटका। उसे लगा कि शायद ये शादी उसकी मर्जी के बगैर हुई है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इसलिए मधु ने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उसके 14 तबक रोशन हो गए कि वो लड़का दिमागी तौर पर बच्चा था। यही वजह थी कि इस अमीर औरत को इसके बेटे के लिए कोई भी अपनी लड़की ना देता था, इसलिए इसने मौके का फायदा उठाकर मधु का इस्तेमाल किया था। मधु हकीकत जानने के बाद उस औरत के पास जाकर खूब रोई और कहने लगी कि आपने मुझे धोखा दिया है। इस पर वो औरत कहने लगी कि तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे एहसान को चुका दोगी, अब तुम मुझे धोखेबाज नहीं कह सकती। उसकी बात सुनकर मधु को खुद पर भी गुस्सा आने लगा था। अब जब वो लड़का उसके सामने आता तो मधु को उससे शदीद नफरत होने लगती।
इसका दिल चाहता कि वो किसी तरह इस इंसान से अपनी जान छुड़ा ले, लेकिन कैसे, ये भी वो समझ ना पाई थी। एक दिन मधु यूं ही बगीचे में टहल रही थी जब उसने देखा कि उसकी चाची सास चौकीदार से कुछ दवाइयां ले रही है और बदले में उसे बहुत से पैसे दे रही है। मधु ये देखकर ठिठक गई। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो उसने चुपके से अपनी चाची सास का पीछा किया। वो दवाइयां लेकर सीधा किचन में चली गई और उसके पति के खाने में मिलाने लगी। मधु को ये देखकर बहुत हैरत हुई। उसने उसके बाद देखा कि वो खाना उठाए उसके पति के कमरे में चली गई है। मधु भी उनके पीछे गई तो उसने देखा कि उसकी चाची सास बहुत प्यार से बैठकर उसके पति को खाना खिला रही है। उसका पति जो पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन खाना खाते ही वो एकदम से गुस्से में आ गया और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उसकी चाची सास ने जब देखा कि उसकी हालत बिगड़ गई है तो वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई और बर्तन ले जाकर किचन में रख दिए और बाकी बचा कुचा खाना डस्टबिन में फेंक दिया। मधु ने ये बात जाकर अपनी सास को बताई। उसकी सास पहले तो ये मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन जब मधु ने डस्टबिन में पड़ा हुआ खाना उसे दिखाया तो इस बात की तहकीकात करने के लिए उसकी सास ने थोड़ा सा खाना अपने पास रख लिया और उसे लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिया। 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो उससे ये बात साफ हो गई कि खाने में ऐसी दवाई मिलाई गई थी जिससे इंसान के दिमाग की हालत बिगड़ जाती है। ये बात जानने के बाद मधु की सास सदमे से बेहाल हो गई थी। उसने कभी ना सोचा था कि उसके अपने ही उसके इस तरह से दुश्मन निकलेंगे। दूसरी तरफ मधु जो अपने पति से इतनी नफरत करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उस पर रहम खाने लगी थी और उससे मोहब्बत करने लगी थी। मधु की सास ने इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और सारी हकीकत सबूतों के साथ सबके सामने खोल कर रख दी और इसके बाद अपने देवर को अपने घर से निकाल दिया। मधु के चाचा ससुर ने अपनी भाभी की बहुत मिन्नतें की, लेकिन मधु की सास टस से मस न हुई। इसके बाद मधु की सास ने अपने बेटे का खूब इलाज करवाया, जिसके बाद वो दोबारा पहले जैसा हो गया। मधु अपने पति को बिल्कुल ठीक पाकर बहुत खुश थी, लेकिन एक अफसोस की बात ये थी कि अब इसका पति इसे पहचानने से इनकार कर रहा था। लेकिन मधु की सास ने अपने बेटे को समझाया और ये बात भी बताई कि तुम कभी भी ठीक ना हो पाते अगर तुम्हारी पत्नी वक्त रहते सारी हकीकत से मुझे रूबरू ना कराती। उसकी बात सुनकर उसका पति भी उसका एहसानमंद हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। कुछ दिन के बाद मधु दोबारा अपने माँ बाप से मिलने गई। उसके माँ बाप पहले से ज्यादा बूढ़े नजर आने लगे थे, लेकिन मधु को इतनी खुशहाल जिंदगी गुजारते हुए देखकर उनकी आंखें भर आई थी। मधु ने उनसे मिलते ही उनके पांव पकड़कर रो रो कर उनसे माफी मांगी और बताया था कि अपने माँ बाप का दिल दुखाने पर परमात्मा ने उसे कितनी सख्त सजा दी थी। उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि माँ बाप के अलावा इस दुनिया में औलाद के लिए कोई भी इंसान ईमानदार नहीं होता। इंसान के लिए सुरक्षित जगह सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप का घर ही होता है। मधु का पछतावा देखकर उसके माँ बाप ने उसे खुले दिल से माफ कर दिया। मधु का पति भी अपने सास ससुर से मिलकर बहुत खुश हुआ था। सच कहते हैं कि अगर ऊपर वाले ने इंसान के दिल में माफ करने का जज्बा ना रखा होता तो शायद आज सारी दुनिया ही एक दूसरे की इस कदर दुश्मन होती कि इस दुनिया में किसी भी इंसान का जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने माँ बाप अनमोल है लिखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।